Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. So let's start our topic, बच्चे. As you know, हम प्रीवियस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए विराम चिन्ह हम कर रहे थे और अब तक हमने 4 विराम चिन्ह को किया. अब तक जो हमने किया वो किया था पूर्ण विराम को. प्रीवियस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ. हमने किया अपूर्ण विराम को. इसके अलावा हमने किया मैंने पर्सन चिन्ह को किया, पर्सन चिन्ह को मैंने किया. इसके अलावा हमने विस्मयादि चिन्ह को भी किया, विस्मयादि चिन्ह को मैंने किया. ये 4 विराम चिन्ह हमने किए थे. पूर्ण विराम खड़ी पाई, अपूर्ण विराम जिसे आप विसर्ग बोल देते हो, पर्सन चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह. हमने इन 4 विराम चिन्हों को किया और इनका कब, कहाँ और कैसा प्रयोग किया जाता है ये हमने अब तक इन चीजों को समझा. आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं, अगर इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो आज हमारा 5वां विराम चिन्ह है. हम करने जा रहे हैं अल्प विराम को. हमने किया अल्प विराम को, आज हम करेंगे पूर्ण, पूरा रुकना. अपूर्ण किसी एक टॉपिक के कुछ अंश को जब हमें एक्सप्लेन करना हो, तो जैसे मान लो मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था भारत के बाद सपोज करो मैं जिक्र करना चाहता हूं भारत के भूगोल का, ज्योग्राफी का. तो इसके अब ये देखो भारत को हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे यहाँ पर आपको भारत के किसका वर्णन मिलेगा, भूगोल का. क्योंकि बीच में कौन से विराम चिन्ह है, बीच में अपूर्ण विराम चिन्ह है. और अपूर्ण विराम चिन्ह जहां पर लगता है, अपूर्ण मतलब अधूरा, यहाँ पर आपको भारत का पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा. यहाँ पर आपको सिर्फ भारत के भूगोल का पता चलेगा. तो वहां पर पूर्ण विराम का, अपूर्ण विराम का. और पूर्ण जब सेंटेंस खत्म हो जाए, कर्ता अपना काम कर दे या कर्ता जो कहना चाहता है वो कह दे, उसके बाद कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का. लेकिन आज हमारे सामने है अल्प विराम. अल्प मीन्स थोड़ा, विराम मीन्स रुकना, जहां पर थोड़ा रुका जाए. थोड़ा रुकना हो तो वहां पर हम पूर्ण विराम तो लगा नहीं सकते, वहां पर हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम हम लगाएंगे. और अल्प विराम का हिंदी में चिन्ह क्या है, अल्प विराम को प्रकट किया जाता है एक कॉमे के तौर पर, जिसको आप कोमा कह सकते हो. कॉमे के तौर पर इसको प्रयोग किया जाता है. इसका साइन है ये अल्प विराम का. देखिए अल्प विराम का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है. कोई भी ऐसा वाक्य हो, मैं अल्प विराम का आपको प्रयोग बता रहा हूं, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्द ले रखे हो, 2 या 2 से अधिक क्या हो, संज्ञा शब्द हो. संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या हो, नाम हो. इनके बीच में हमें क्योंकि रुकना पड़ेगा, एक एक नाम जब हम लेंगे, देखो जैसे मान लो सपोज करो किसी सेंटेंस में 3 नाम दे रखे हैं. मैंने बोला राम, श्याम, मोहन घूमने गए. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्दों को क्या किया, प्रयोग किया. और जब मैं एक एक संज्ञा शब्द को पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं राम, श्याम, मोहन घूमने गए, तो इनके बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ रहा है. इसलिए सबके बीच में क्या लग जाएगा, अल्प विराम. राम, श्याम, मोहन घूमने गए. ठीक है ना. इस प्रकार से विराम चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग कहां पे हुआ, अल्प विराम का प्रयोग हुआ 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्दों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग हुआ. ठीक है. एक अल्प विराम का प्रयोग हमने देख लिया. अल्प विराम का दूसरा प्रयोग कहां पर होता है, अल्प विराम का दूसरा प्रयोग किया जाएगा जब हम मिश्रित वाक्यों, ऐसे वाक्य जो एक वाक्य अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए जब दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर होता है, तो उन दोनों वाक्यों के बीच में हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हम करेंगे अल्प विराम का प्रयोग. जैसे जो परिश्रमी होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं उन्हें सफलता मिलती है. तो यहां पर हम देखिए बच्चे, एक वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे रहा, लेकिन जब वो दूसरे वाक्य के साथ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ कंप्लीट हो जाता है. जो परिश्रमी होते हैं उन्हें सफलता मिलती है. अब अगर हम अलग से देखें तो उन्हें सफलता मिलती है, किन्हें मिलती है,
ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं है, क्योंकि बात तो अधूरी रहेगी ना कि उन्हें सफलता मिलती है, किनको सफलता मिलती है, ये तो हमें पता ही नहीं चला। लेकिन जब ये सेंटेंस इसके साथ मिल गया कि जो परिश्रमी होते हैं, तो ये सेंटेंस इसके साथ मिलते ही अपने आप में पूरा हो गया। ऐसे कोई भी सेंटेंस जो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, तो इन वाक्यों के बीच में भी कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इन वाक्यों के बीच में भी किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। अल्प विराम का दूसरा प्रयोग मैंने किया कि जब दो डिपेंडेंट वाक्य हों तो उनके बीच में भी किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का। अल्प विराम का तीसरा प्रयोग होता है उद्धरण चिन्ह से पहले। उद्धरण जो चिन्ह लगाते हैं उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है जब हमें उद्धरण चिन्ह लगाना हो। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? उद्धरण चिन्ह होता है जब मैं किसी की कही हुई बात को जो का त्यों लिखना चाहता हूं, तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह से पहले क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। इससे अगला मैं उद्धरण चिन्ह ही करवाऊंगा ताकि अल्प विराम के इस रूल पर आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। मैं एक बार वैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूं कि उद्धरण चिन्ह से पहले अल्प विराम कैसे लगता है। जैसे मान लो मैंने महात्मा गांधी की बात को जो का तो लिखना है। महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, बात खत्म हो गई यहां पर थोड़ी सी, मैंने अल्प विराम लगाया, फिर उद्धरण चिन्ह लगाया मैंने, करो या मरो। मेरी बात यहाँ पे खत्म होगी, उद्धरण चिन्ह को मैंने बंद कर दिया। तो किसी व्यक्ति के दिए हुए कोई स्लोगन को या किसी व्यक्ति की कही हुई किसी बात को जब मैं जो का त्यों लिखना चाहता हूं, तब उद्धरण चिन्ह का क्या किया जाता है? प्रयोग। और उद्धरण चिन्ह सही तभी माना जाता है जब उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का। यही मेरा ये रूल था। अल्प विराम का 3 प्रयोग हमने किए, उद्धरण चिन्ह से पहले, 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्दों के बीच में, और डिपेंडेंट सेंटेंस के बीच में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का। इसके अलावा देखिए अल्प विराम का एक प्रयोग और होता है। मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, इस बात को आप इस प्रकार से समझिए कि आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में देना है, लेकिन जब आप हाँ या ना के साथ उसके क्वेश्चन को रिपीट करना चाहते हो, एक तो जैसे मान लो सपोज करो मैंने आपको ये कह दिया भी आपने खाना खाया, एक तो आप अपना आंसर सिर्फ ये दे दो कि नहीं, या आप आंसर दे दो कि हाँ, एक तो इसका आंसर बनता है ये। लेकिन जब आप अपने आंसर में हाँ या ना के साथ मेरे सेंटेंस को, मेरे क्वेश्चन को भी रिपीट कर रहे हो, तो हाँ और ना, उसके बाद जो मेरा सेंटेंस है उनके बीच में किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का। हाँ या नहीं के पीछे किसका प्रयोग होता है? हाँ या नहीं के पीछे अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता हूं कि तुमने खाना खाया, मैंने कहा हाँ, अल्प विराम लगाऊंगा, मैंने खाना खा लिया। ठीक है ना? जब हम हाँ या ना के बाद पूरे सेंटेंस को अपने आंसर में लिख रहे हैं, तब भी किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अल्प विराम के प्रयोग किए, क्या क्या प्रयोग किए मैंने अल्प विराम का? एक अल्प विराम का मैंने प्रयोग किया कि 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्द हैं तो उनके बीच में अल्प विराम लगेगा। मैंने दूसरा अल्प विराम का प्रयोग किया कि जो डिपेंडेंट सेंटेंस है उनके बीच में भी कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? अल्प विराम का। एक मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया उद्धरण चिन्ह से पहले, और एक मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया हाँ या ना। इसके बाद जब मैं अपने सेंटेंस को बोलना चाहता हूं तो सेंटेंस और हाँ और ना के बीच में आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करोगे? अल्प विराम का प्रयोग करोगे। उद्धरण चिन्ह का इसमें जिक्र हुआ था, इसलिए हम उद्धरण चिन्ह को भी एक बार कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होगा? उद्धरण चिन्ह पहले मैं आपको बता दूं साइन क्या है। ये सिंगल भी लगा दिया जाता है, डबल भी लगा दिया जाता है। तो बच्चे उद्धरण चिन्ह को आप इस प्रकार से समझिए, किसी व्यक्ति की कही हुई कोई महत्वपूर्ण बात को जब हम जो का त्यों लिखना चाहते हैं, या किसी के दिए हुए किसी स्लोगन को
जब हम जो का त्यों लिखना चाहते हैं तो वहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल मैंने जैसे अल्पविराम में दिया था, महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। इसके अलावा हम कोई और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नेताजी ने कहा अल्पविराम फिर उद्धरण चिन्ह, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर उसके बाद पूर्ण विराम और मेरा उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग मैंने कब किया, जब किसी की कही हुई किसी स्लोगन को या उसकी महत्वपूर्ण बात को जब मैंने जो का त्यों लिखा तो मैंने किस चिन्ह का प्रयोग किया, उद्धरण चिन्ह का। उद्धरण चिन्ह का एकमात्र यही प्रयोग है कि किसी की बात को। सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है, जब मान लो मैं किसी का उपनाम साथ में लिख रहा हूं, मैं किसी का उपनाम साथ में लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा वैद्यनाथ मिश्र, इसका मैंने उपनाम बताना चाहा, मैंने लिखा नागार्जुन। ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति का जब उपनाम हम साथ में लिखना चाहते हैं तो उसमें उपनाम को हम किस में संबंधित किस में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल विराम चिन्ह में। रामधारी सिंह, उसके बाद मैंने कहा दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस तरीके से सरनेम को या निक नेम को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो सिंगल उद्धरण चिन्ह में किया जाता है। जब किसी की कही हुई बात को जो का त्यों लिखा जाए तो वहां पर डबल उद्धरण चिन्ह का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हम एक उद्धरण चिन्ह आज और देख लेते हैं। तीसरा हमारा उद्धरण चिन्ह है, उसे कहा जाएगा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, और लाघव चिन्ह का साइन होता है जीरो, जिसको आप ब्लैंक जीरो सर्कल बोल सकते हो। ठीक है ना, तो लाघव मीन्स छोटा, लाघव मीन्स छोटा। जब आप किसी शब्द को शॉर्ट रूप में लिखते हो, छोटे रूप में लिखते हो, तो उसके पीछे किसका प्रयोग किया जाता है, लाघव का। जैसे एक तो मान लो मैंने लिखा डॉक्टर और एक डॉक्टर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ये। ठीक है, प्रोफेसर पूरा बड़ा वर्ड हो जाता है बट मैंने लिखा ये। तो ये हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, हम लाघव विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चे आज हमने 3 विराम चिन्ह किए, 4 विराम चिन्ह हम पहले कर चुके हैं, 3 आज हमने और कर लिए। आज की क्लास तक हमारे 7 विराम चिन्ह हो गए, बचे हुए 6 विराम चिन्ह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।